हमारी तरफ से तो मजम्मत की जाती है, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या पूरी दुनिया में कहीं भी हो जाए, हमसाए जो हैं वो अपनी ही पॉलिसीज़ के हाथों, उनकी एक तो अवाम भी यरगमाल है बेचारी, और उनकी अपनी दाखिली अगर सारी की सारी आप स्ट्रेटजीज़ देखें मोदी की, तो वो एक्सट्रीमिज़म के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के उनके हाथ पे निशान तक मौजूद हैं, उनके चेहरे पे खून के धब्बे तक मौजूद हैं। इन सारे मामलात को, इन सारे सिनारियोज़ को आप सर कैसे पेंट करते हैं, कैसे देखते हैं जी शेर साहब? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान ने 1997 के बाद से जब ये मामला जो है ये, बल्कि आप समझिए कि जब 99 से पहले ही उन्होंने, ये जब मुशर्रफ साहब आए हैं उससे पहले ही उन्होंने दुनिया में एक बाकायदा प्लान के तहत ये चीज़ बार बार कहनी शुरू की कि पाकिस्तान दुनिया में एक एपिक सेंटर है टेररिज्म का। और मुंबई अटैक्स के बाद से उन्होंने तो इसको बहुत ऊपर, इस नैरेटिव को लेके उन्होंने इस पर बड़ी स्पेंडिंग की है, बहुत खर्चा किया है। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से उसका मुकाबला नहीं किया गया। उसके बाद जो 9/11 के बाद जिस तरह से गुड तालिबान और बैड तालिबान पॉलिसी बनी, और पाकिस्तान ख़ुद बहुत बड़ा टेररिज्म का शिकार रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ी आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने बड़ी एक तवील ये एक कैंपेन की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसकी ऊपर चूँकि हमारी पे दर पे हुकूमतें उतना तवज्जो नहीं दे सकी। सिर्फ 2018 में जब हमारी हुकूमत आई और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना, तो हमने पहली बार डिजिटल मीडिया अपना रिवाइव किया। मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो मैं तो हैरान ही हो गया कि हमारी जो पार्टी का मीडिया था, यानी पीटीआई का, वो गवर्नमेंट के मीडिया से बहुत आगे था। और एक्चुअली मुझे उन लोगों से मदद लेनी पड़ी कि हम हुकूमत का डिजिटल मीडिया कैसे सेटअप करें। पीटीवी वगैरह उनका बुरा हाल था। मैंने जब टेक ओवर किया 4.5 बिलियन के लॉस में था। हमने इस सारे मामले को पहली दफ़ा रिवाइव किया, पीटीवी को हमने प्रॉफिटेबल बनाया, 3.5 अरब के हम प्रॉफिट में छोड़ के आए थे, अब फिर 10 अरब के लॉस में। तो देखिए, ये तो आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर उनकी जो एक सॉफ्ट पावर है, जिस तरह उन्होंने अपनी फिल्म के ज़रिए, जिस तरह ड्रामे के ज़रिए, फिर इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत तवज्जो दी है। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टैकल किया, और लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट का जो वज़ीर आज़म साहब को भी कहा गया कि वो लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करते दिखाई नहीं दिए, बहुत शिद्दत से उन्हें आना चाहिए था। इस पे आप गवर्नमेंट ने जो भी अब तक रद्द-ए-अमल दिया है इंडिया को, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, यही होना चाहिए, या इससे बेहतर नहीं हो सकता था? मैं तो बड़ा हैरान हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर, और मैं कुछ एम्बेसडर्स को भी मैंने फ़ोन किए जो मेरे जानने वाले हैं, और मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर जो पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बाकी मुल्कों को तो छोड़ें, लेकिन जो चीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उनके जो सरबराहान हैं, उनसे अब तक बात क्यों नहीं कर पाए, और वो अपना जो मुद्दा है, अपना जो मुकदमा है, वो उनके सामने क्यों नहीं रख पाए। क्योंकि जब पिछली दफ़ा इस तरह का मामला हुआ था पुलवामा के बाद, तो इमरान खान जो थे उन्होंने फौरी तौर के ऊपर तमाम मुल्कों से रब्ता किया था, और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पे रखा था, और जिसका हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में फिर बड़ा फ़ायदा हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके जो है वो पाकिस्तान को और इस रीजन को जंग से बचाया था। लेकिन इस बार मैं हैरान हूँ कि कम से कम प्रेसिडेंट शी से, मोहम्मद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन जैद से तो अब तक बात करनी चाहिए थी। अभी तक हमें नहीं पता चला कि वो उन्होंने क्यों बात नहीं की। अच्छा, दूसरा एपिसोड जब हुआ तो आप लोग गवर्नमेंट में भी थे, तो क्या ये पहले से इंडिकेशन मौजूद थी, एग्जैक्टली पता था कि इंडिया जो है कोई भौंडी हिकमत अमली अपनाएगा और उसे फिर मुंह की खानी पड़ेगी? और बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसे जवाब दिया, बल्कि प्लस करके जवाब दे के तो पायलट तक गिरफ्तार कर लिया, और फिर पायलट की वापसी हुई। उन दिनों क्या माहौल था, क्या हालात थे? और वापसी पायलट की तो जारी बात है, वो तो इंटरनेशनल बाइंडिंग थी, हमें करना थी, लेकिन ये भी पार्टी में राय मौजूद थी बहुत सारी जगहों पे। शायद बानी पीटीआई ने भी उस वक्त इस तरह की शायद कोई बात भी की हो कि अगर ना पायलट दिया जाए या इस तरह। उन दिनों माहौल क्या था एग्जैक्टली? देखें, एक तो मेरे ख्याल में आई मस्ट इस वक्त कमेंड उस वक्त के जो एयर चीफ थे अनवर मुजाहिद, बहुत ही अक्लमंद आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे। और आई मस्ट से कि उन्होंने मैं आपको मीटिंग्स की सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो हमारी चूँकि एक ओथ की मीटिंग्स थी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वो हुआ। और बहुत वो आई मस्ट से एयरफोर्स के जो
हमारे लोग थे उनको बहुत मैं समझता हूँ कि बड़े कीमती लोग थे वो, और पता नहीं अब उनको कंसल्टेशन में वो हैं नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो जो जिस तरह से बताया कि इस तरह होगा और इस तरह ही हुआ जिस तरह से उन्होंने कहा था। और फिर एक्चुअली जब उन्होंने ये ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया कि एग्जैक्टली व्हाट ही प्रिडिक्टेड बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मुजाहिद साहब जो थे वो बड़ा, मैं उनसे अब तो मेरा राब्ता नहीं है, बट मैं बड़ा उनसे इस मामले के ऊपर इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने बड़ा सही प्रिडिक्ट किया था। लेकिन माहौल तो बड़ा टेंस था, और अभिनंदन को रिहा करना तो ज़रूरी था, अदरवाइज़ तो ये ख़ित्ता जंग में चला जाता, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उनका रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने कहा कि हम 9 जगहों के ऊपर जो है वो मिसाइल मारेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि आप 1 मिसाइल मारेंगे, हम 3 मिसाइल मारेंगे। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बता दी थी, जिसके बाद जो है वो ये मामला जो है वो तय हुआ। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई उधर इंडिया में। मोदी ने तो वहाँ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो शिरकत नहीं की, लेकिन जो अपोजिशन ने सवालात पूछे उनकी गवर्नमेंट के पास, उनकी रियासत के पास तो शायद इसके जवाब नहीं है। पहला ये कि पहलगाम हमला हुआ कैसे, दूसरा इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, और 26 लोगों की जो मौत है इसका जिम्मेदार कौन है। तो आप समझते हैं कि वो इस तरह के सवालात के जवाबात कभी भी इंडिया दे सकेगा प्रोपेगेंडा करने के अलावा, या अपने चैनल्स को जो वॉर रूम्स में तब्दील करने के अलावा? जब से बुरहानुद्दीन वानी और अफजल गुरु की शहादतें हुई हैं, उसके बाद से एक लोकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है। ये एक ऊपर से टाइट करके एक समझते हैं कि मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। और जिस तरह ब्लूमबर्ग ने लिखा है परसों कि जो तमाम अंदाजे थे अपना मोदी हुकूमत के कश्मीर को लेके, वो गलत साबित हुए हैं, क्योंकि वहाँ एक सिमरिंग हो रही है। जब भी आप सोसाइटी को सिर्फ जो है वो क्वारिजन के ऊपर, बर्बरियत और फस्तायत की बिना पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो लंबा अरसा नहीं हो सकती। और इसीलिए कश्मीर में अब एक मुकामी जद्दोजहद है, और वो बड़ी तगड़ी जद्दोजहद है। और ये जो बीजेपी की एक हिंदवाता हुकूमत है, ये उसके इक़दामात का शाखसाना है कि आज कश्मीर में ये वाक़या हुआ है। बाकी तो वो ऐसे इल्ज़ाम तो उन्होंने किसी पे लगाना ही था ना। अब अमित शाह के ऊपर या नरेंद्र, और वहाँ पे आपको मालूम है कि एमरजेंसी लगी हुई है, सो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो अमित शाह ज़िम्मेदार हैं। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला को तो उन्होंने बुलाया भी नहीं CSS में। तो अब वो वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपने सुन ही लिया है। सो ये जो मुकामी कश्मीरी हैं वो बहुत फासले पे खड़े हैं दिल्ली से, और जब तक आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं करते हैं, ये वाक़यात ख़त्म नहीं हो सकते। आखिरी सवाल चौधरी साहब, क्या गवर्नमेंट के एंड से कोई ऐसा राब्ता हुआ जी कि इमरान खान साहब को भी लूप में लिया जाए इस सारे सिनारियों में? चूँकि मामला तो अब अच्छा खासा जो है उसमें सारी कौम का इकट्ठ बड़ा ज़रूरी है, सारे पॉलिटिशियंस का इकट्ठ बड़ा ज़रूरी है, सबका विजडम और उनकी बात सुनना बड़ी ज़रूरी है। तो इस सारे मामले में आप समझते हैं कि कोई ऐसा नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई ऐसा राब्ता भी किया जाए, या हो राब्ता, या आपको कोई पेशकश की गई हो कि सारी चीज़ों को लूप में लिया जाए, या तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर लोगों के साथ इस तरह की कोई बात गवर्नमेंट के एंड से हुई हो? एक राब्ता जो अली अमीन गंडापुर साहब का था, जो मेरी अब बात हुई है लेटेस्ट, मुझे तो लग रहा है कि वो राब्ता भी अब नहीं रहा। तो जो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन और जो हमारा एक सियासी डिस्कनेक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जब फ़ैसलों की बुनियाद सिर्फ गुस्से के ऊपर और इंतकाम के ऊपर और एक दूसरे की हमने शक्ल नहीं देखनी, इस तरह की बातों पे हो, तो ये समझना कि हमको बहरान हल कर लेंगे, ज़ाहिर है कि वो तो मुमकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई सोच है कि कौम को यूनिफाई करने की ज़रूरत है। और इमरान खान की अहमियत का इदराक जब तक नहीं किया जाता है, आप कैसे कौम को यूनिफाई कर सकते हैं?